हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम क्लास 12 का लीनियर प्रोग्रामिंग को आगे बढ़ाते हैं। 12.2 एक्सरसाइज तक हमारा हो गया था, जिसमें हमने आपको 12.2 में कितने क्वेश्चन हो गए थे बेटा? 6 हो गया था, सेम कराना था। 6 क्वेश्चन हो गए थे और हमें 7 करना था। 2 गो डाउन। क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था आपका। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना था। एक कंपनी प्राइवेट के हाँ, पढ़ो 7 पढ़ो। एक प्रकार की प्रतिस्पर्धी चिन्ह ये करा दिया था, 7वां करा दिया था। 7th हो गया था, 8th करना था। मर्चेंट 8 भी करा दिया था, प्रॉफिट वाला। क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दिया था। 9 क्वेश्चन करना था। 8 तक हो चुका था, आप यूट्यूब पर जाके देख लेना। ठीक है। हाँ, 9 क्वेश्चन, 9 और 10। 7 और 8 करा दिया था, तो उसमें मैंने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है वीडियो। उसको आप देख लेना। नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट लिख देना, मैं फिर से उसको समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखो। हाँ, पढ़ो बेटा। क्वेश्चन नंबर 9 सर हिंदी पढ़ो, हिंदी बुक से। हिंदी में दिया है, चलो। 9 भी मेरे ख्याल से 9 भी अपलोड कर दिया है। 9 भी 10 क्वेश्चन पढ़ो। 10 9 भी अपलोड कर दिया है मैंने। 7 8 9 3 क्वेश्चन आपको करा के मैंने अपलोड कर दिया है। जो क्लासेस की जो बाकी बच्चे हैं उनको उनकी क्लासेस में कराया था। क्वेश्चन नंबर 10 शनिवार के दिन अपलोड किया था, सैटरडे के दिन। 10 नंबर क्वेश्चन पढ़ो, हिंदी में पढ़ो, कोई बात नहीं। दो प्रकार के ओवर F1 और F2 हैं। F1 में 10% नाइट्रोजन और 6% फास्फोरस अम्ल है, तथा F2 में 5% नाइट्रोजन तथा 10% फास्फोरस अम्ल है। अब मिट्टी की स्थितियों का परीक्षण करने के फास्फोरस अम्ल की आवश्यकता है। यदि F1 की कीमत 6 kg और F2 की कीमत 5 kg है, प्रत्येक प्रकार का कितना बोरॉन उपयोग के लिए चाहिए ताकि न्यूनतम अमूल्य पर वांछित पोषक तत्व मिल सके। न्यूनतम लाभ क्या है? हाँ, F1 और F2 दो टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं, जिसमें नाइट्रोजन F1 में 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरस है। और इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं F1 की x1 kg है या x kg है। इसकी मान लेते हैं कि x kg इसकी क्वांटिटी है। और इसका कॉस्ट दे रखा है ₹6 इसका कॉस्ट है। F2 फर्टिलाइजर्स 5% है। F2 फर्टिलाइजर्स में नाइट्रोजन 5% है और फास्फोरस इसमें 10% है। और इसकी क्वांटिटी हम मान लेते हैं y kg है। इसकी क्वांटिटी y kg मान लेते हैं और इसका कॉस्ट दे रखा है ₹5 दिया है। टोटल दे रखा है नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है, टोटल नाइट्रोजन 14 kg है। ये आपका टोटल क्वांटिटी है नाइट्रोजन की। टोटल क्वांटिटी नाइट्रोजन की 14 kg है और फास्फोरस की भी 14 kg है। फास्फोरस की भी टोटल क्वांटिटी 14 kg है। क्वेश्चन देखो। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर्स F1 एंड F2। F1 और F2 दो टाइप के फर्टिलाइजर्स हैं। F1 कंटेन्स 10% नाइट्रोजन एंड 6% फास्फोरिक एसिड। F1 में 10% नाइट्रोजन है और 6% फास्फोरिक एसिड है। एंड F2 कंसिस्ट ऑफ 5% ऑफ नाइट्रोजन। F2 में 5% नाइट्रोजन है एंड 10% फास्फोरिक एसिड। उसमें 10% फास्फोरिक एसिड है F2 में। आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशन, सॉइल मतलब मिट्टी की जब कंडीशंस को टेस्ट किया गया, टेस्ट करने के बाद आफ्टर टेस्टिंग द सॉइल कंडीशंस अ फार्मर फाइंड्स दैट शी नीड्स एटलीस्ट 40 kg ऑफ नाइट्रोजन। जब सॉइल की कंडीशंस को टेस्ट किया गया, टेस्ट करने के बाद एक फार्मर को पता चला कि जो मतलब एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन की इसमें मतलब जो ज़रूरत है मिट्टी में
सॉइल में जो ज़रूरत है वो 14 kg, कम से कम 14 kg नाइट्रोजन की ज़रूरत है, एंड 14 kg ऑफ फास्फोरिक एसिड, और कम से कम 14 kg फास्फोरिक एसिड की ज़रूरत है। किसके लिए? फॉर हर क्रॉप्स, उसकी फसल के लिए जो सॉइल में, मिट्टी में, मतलब ये नाइट्रोजन और फास्फोरिक एसिड जो खाद डालेगा, तो उसमें उसने देखा कि कम से कम 14 kg नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है और 14 kg फास्फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है उसकी क्रॉप के लिए। इफ़ F1 कॉस्ट ₹6 पर kg एंड F2 कॉस्ट ₹5 पर kg, अगर F1 जो आपका फर्टिलाइजर्स है उसकी कॉस्ट जो है 1 kg का 6 रुपये है, और जो F2 है, F2 फर्टिलाइजर्स है उसका कॉस्ट 5 रुपीज़ पर kg है। तो डिटरमाइन हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स शुड बी यूज्ड सो दैट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर मेट एट अ मिनिमम कॉस्ट। तो आप पता करो कि हाउ मच ऑफ ईच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, F1 और F2, ये दोनों जो फर्टिलाइजर्स हैं, तो उनकी कितना न्यूट्रिएंट चाहिए, कितना न्यूट्रिएंट उसका रिक्वायरमेंट मतलब सॉइल के लिए चाहिए, क्रॉप्स के लिए, जिससे मिनिमम कॉस्ट लगे। और व्हाट इज़ द मिनिमम कॉस्ट, और मिनिमम कॉस्ट क्या है, तो ये आपका क्वेश्चंस है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं कि जो x kg है वो F1 फर्टिलाइजर्स के लिए, इसकी क्वांटिटी जो है F1 फर्टिलाइजर्स की x kg है, और F2 फर्टिलाइजर्स की y kg हम मान के चलते हैं कि लेट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वांटिटी फॉर F1 फर्टिलाइजर्स इज x kg एंड फॉर F2 फर्टिलाइजर्स इज y kg। तो ये हम मान के चलते हैं। अब आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन हम बनाएंगे, तो z इज इक्वल टू, z आपको दे रखा है, z इज इक्वल टू 6x और प्लस में कितना है आपका 6 रुपये पर kg और 5 रुपये F2 है, तो 5y हो गया। तो 6x प्लस 5y, और ये मिनिमाइज करना है। ये आपका इक्वेशन ऑफ दी ऑब्जेक्टिव फंक्शन, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट आप सॉल्व करो। इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट क्या होगा, इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट इज इक्वल टू, तो यहाँ 10% ऑफ 10% किसका चाहिए, x का, तो 10% ऑफ x क्या होगा, 10% मतलब 10/100, परसेंट मतलब क्या होता है 100, तो 10% ऑफ x, ये हो गया आपका 10% ऑफ x, और प्लस में 6% ऑफ y, 10% ऑफ x 6% ऑफ y, ये हो गया 6% ऑफ y, तो 10% ऑफ x प्लस 6% ऑफ y, ठीक, इज ग्रेटर आर इक्वल टू, कितना कॉस्ट चाहिए, 10% ऑफ x और 5% ऑफ y, 6 नहीं 5% ऑफ y, 5% ऑफ y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14, ग्रेटर आर इक्वल टू 14, समझ में आया। 10% ऑफ x प्लस 5% ऑफ y, 10% नाइट्रोजन का पहले इक्वेशन बनाओ, तो 10% ऑफ x प्लस 5% ऑफ y इज ग्रेटर आर इक्वल टू, तो एटलीस्ट मीन्स ग्रेटर आर इक्वल टू हो गया। तो ये अब इसको हम 10% ऑफ x मतलब 10/100, और आप मतलब मल्टीप्लाई x प्लस 5% y मतलब 5/100 इंटू में y, आप मतलब मल्टीप्लाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो x/10 प्लस में 5 1 जा 5, 5 2 जा, तो y/20 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14। ये आपका पहला इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में देखो, ये आपका इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट फर्स्ट हुआ। सेकंड में दिया है 6% ऑफ फास्फोरिक एसिड का बनाओ, तो 6% ऑफ x फर्टिलाइजर x प्लस में 10% ऑफ y, 10% ऑफ y इज ग्रेटर आर इक्वल टू, ये भी 14 kg है तो 14 हो जाएगा, 6% मतलब 6/100 x हो गया, प्लस में 10% ऑफ y मतलब 10/100, और आप मतलब मल्टीप्लाई तो 10y/100 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14 हो गया। 0 से 0 कैंसिल करोगे, 2 1 जा 2 3 जा 2 5 जा हो जाएगा, 2 से काट दिया तो 3x/50, और प्लस में y/10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14। ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। तो 2 इक्वेशन बन गए, समझ में आया बेटा। यस सर, ये दिखाई दे रहा है ना पूरा कंप्लीटली, हाँ देखो पूरा दिख रहा है, बोर्ड पूरा आ रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो ये आपके 2 इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट हो गए।
पहला आपका x बाई 10 प्लस y बाई 20 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14, और दूसरा आ गया 3x बाई 50 प्लस y अपॉन 10 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 14। ये दो इक्वेशन हो गए। अब एक बार x की वैल्यू 0 रखो, y की वैल्यू निकाल लो, जैसे आप बाकी सॉल्व करते आए हो उसी टाइप से आपको सॉल्व करना है। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन मिल गया z इज इक्वल टू 6x प्लस 5y, और इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट मिल गया। अब दो लाइन के इक्वेशन आप खींचो और इनको सॉल्व करो। तो बिल्कुल जैसे आप फर्स्ट क्या नाम है 8 नंबर क्वेश्चन किया है ग्रेटर आर इक्वल टू लाइन के बाहर की एरिया, उसी टाइप से ये भी जाएगा। तो यहाँ पर हम बना देते हैं, ये हो गया। यहाँ पर x की वैल्यू पहली लाइन का बनाओ तो x इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 रखो तो y इज इक्वल टू 20 इंटू 14 हो जाएगा, तो 280 हो जाएगा। 14 इंटू 20 तो 14 दूना 28, 280 हो गया, तो 0 280 आ गया y की वैल्यू। एक बार y 0 रखो तो x बराबर 140 हो जाएगा, ये आपका 140 कॉमा 0 हो गया। तो ये लाइन आपकी 140 0 और 0 280 से पास होगी, 140 0 और 0 280 से, ये L1 लाइन हो गई। सेकंड लाइन का इक्वेशन बनाओगे, x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 140 आ जाएगा, y की वैल्यू 140 0 हो गया, तो 280 से नीचे होगा, यहाँ पर 140 आएगा 0 और 140 हो गया, ये पॉइंट होगा 0 कॉमा 140। अब एक बार y की वैल्यू 0 रखो तो x की वैल्यू 14 पंचे 70 700 और 14 पंचे 70 तो 700 पान 3 हो जाएगा, 700 पान 3, तो 700 पान 3 जो करोगे तो 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और कितना 7, तो यहाँ आएगा लगभग 200 से यहाँ पर इसके बाहर जाएगा, तो 700 पान 3 कामा 0, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाएगा। ये लाइन का इक्वेशन हो गया, L2 लाइन का इक्वेशन हो गया। ये 0 कॉमा यहाँ लिख सकते हो 0 कॉमा 140, तो ये पॉइंट आपका A हो गया, इस पॉइंट को हम A मान लेते हैं। ये आपका पॉइंट B हो गया, ये C हो गया और ये D पॉइंट हो गया। अब हमें दोनों लाइन के बाहर की एरिया लेना है, तो हम दोनों लाइन ग्रेटर आर इक्वल मतलब लाइन के बाहर की एरिया, तो ये वाली एरिया आएगी, ये आपका कॉर्नर पॉइंट हो गया, ये एरिया आ जाएगी ग्रेटर आर इक्वल मतलब लाइन के बाहर की एरिया, जो दोनों लाइन से बाहर की एरिया, ये एरिया हो गई। अब इसके कॉर्नर पॉइंट क्या आएंगे आपके, एक तो C हो गया, एक A हो गया और एक ये दोनों लाइन को सॉल्व करने पर इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। तो हम यहाँ पर तीनों वैल्यू निकाल के कैलकुलेट करेंगे। तो A एक तो आपका कॉर्नर पॉइंट, ये आपका फीजिबल रीजन हो गया, ये आपका फीजिबल रीजन हो गया। तो एक तो पॉइंट A हुआ कॉर्नर पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट 0 to 80 होगा। दूसरा पॉइंट B है, इसका कोऑर्डिनेट A B C D, इसको E पॉइंट मान लेते हैं। तो एक पॉइंट आपका E होगा कॉर्नर पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट सॉल्व करने पर आएगा, इस पर Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, और इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इस पर Z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, और एक आपका कॉर्नर पॉइंट C आएगा जिसका कोऑर्डिनेट 700/3, 0 होगा, इस पर Z की वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो तीनों पर Z की वैल्यू देखेंगे कैलकुलेट करके और देखेंगे मिनिमम वैल्यू किस पॉइंट पर है। तो एक तो इन दोनों लाइन को सॉल्व करो, जो ये दोनों लाइन दी गई हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड, इन दोनों को सॉल्व करो और इंटरसेक्शन पॉइंट पता करो। एक्स वाई की वैल्यू तो वो कोऑर्डिनेट ई पॉइंट का हो जाएगा, इस पॉइंट का। फिर उसके बाद ए पर वैल्यू कैलकुलेट करो, बी पर ई पर वैल्यू कैलकुलेट करो और सी पर वैल्यू जेड की कैलकुलेट करो। फिर जो मिनिमम वैल्यू होगी वही आपका मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा। यही आपको पता करना है। समझ में आया? तो जैसे आप करते आए हो हम इनको सॉल्व करेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर ये आपका इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे, कैलकुलेशन करने पर कितना 100 और 80 के आसपास आएगा। तो हम जब सॉल्व करेंगे तो 100 और 80 आएगा। दोनों लाइन को इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आपको सॉल्व करना है। तो y/10 है, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करना, 1/2 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो सेकंड इक्वेशन को। तो इक्वेशन सेकंड को आप 3x/50 तो 100 हो जाएगा, ये 3x/100 हो जाएगा, 3x/100 और प्लस में ये आपका y/20 हो जाएगा, y/20
और ये 14/1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो ये आपका 7 हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन आपका x/10 और प्लस में y/20 इज इक्वल टू 14 है, माइनस करोगे कैंसिल हो जाएगा। अब 3x/10 में से आप माइनस करोगे x/10, तो 3x/100 में से x/10 माइनस करोगे, 10 से मल्टीप्लाई करो, 10 से डिवाइड कर दो, इज इक्वल टू 7 में से 14 माइनस करोगे तो -7 हो जाएगा। 7 में से 14 माइनस किया तो ये आ गया 3x/100 और माइनस में 10x/100 बराबर में -7 हो जाएगा, तो -7x/100 इज इक्वल टू -7/1 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 7 से 7 कट जाएगा तो x की वैल्यू 100 हो जाएगी, x की वैल्यू 100 हो गई। अब आप पुट कर दोगे x की वैल्यू 100 तो y की वैल्यू 80 आ जाएगी, तो ये पॉइंट आपका 180 हो जाएगा, ये ई पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो ये आपके 3 कॉर्नर पॉइंट हुए, ए इसका कोऑर्डिनेट 0 to 80 हो गया, एक आपका सी कोऑर्डिनेट हुआ 700/3,0 हुआ, और एक ई पॉइंट कोऑर्डिनेट हुआ तो ये इसका कोऑर्डिनेट 100,80 हो गया। तीनों पर हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और जो वैल्यू आएगी उसको हम लिखेंगे, फिर मिनिमम कॉस्ट लिख देंगे। समझ में आया? तो ये आपके 10वां क्वेश्चन एक्सरसाइज का खत्म हो गया। अब हम अगला करते हैं, इसके मिसलेनियस क्वेश्चंस करते हैं। रिफर टू एग्जाम्पल 9, ये भी आपका इसी टाइप से क्वेश्चन दे रखा है। रिफर टू एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 9 आप देखो, उसके बाद एग्जाम्पल 9 को 3 लाइन दी गई है, सॉल्व करोगे। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 देखो मिसलेनियस का, तो सब एक ही तरीके से क्वेश्चन हैं, इसमें कोई नया नहीं है। एक हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स, तो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं जो मोस्टली पूछा जाता है। आप क्वेश्चन नंबर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का देख सकते हो। ये 7वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो। 5, 6, 7 3 क्वेश्चन हम मिसलेनियस के करते हैं। 5वां क्वेश्चन देखो मिसलेनियस का, मिला? 5वां क्वेश्चन मिसलेनियस का मिल गया? नहीं मिला? हाँ सर, हाँ मिल गया। हाँ पढ़ो, 5वां पढ़ो। एक हवाई जहाज अधिकतम 200 यात्री को यात्रा करा 1000 और 37 श्रेणी के टिकट पर 600 का लाभ कमाया जा सकता है कि अपेक्षा कम से 4 गुने यात्री श्रेणी के टिकट में यात्रा करने को वरीयता है। अधिकतम ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक प्रकार के कितने कितने टिकट बेचे गए ताकि लाभ का अधिकतमीकरण हो। अधिकतम टिकट अधिकतम लाभ कितना है? An aeroplane carry a maximum of 200 passengers। एक एरोप्लेन है जो मैक्सिमम 200 पैसेंजर्स को ले जा सकता है। आप एरोप्लेन कैन कैरी a maximum of 200 passengers। A profit of ₹1000 is made on each executive class ticket, and a profit of ₹600 is made on each economy class ticket. The airlines reserve at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class ticket than by executive class. Determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize profit for the airline. तो एक एरोप्लेन है जो 200 पैसेंजर्स को ले जा सकता है और जो 2 टाइप के टिकट अवेलेबल हैं।
एक तो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है और दूसरा इकोनॉमी क्लास टिकट है। एक एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है और दूसरा क्या है, इकोनॉमी क्लास टिकट। इकोनॉमी क्लास टिकट, तो दो टाइप के टिकट अवेलेबल हैं एरोप्लेन में। आप कह रहे हैं कि आप प्रॉफिट ऑफ ₹1000, 1000 रुपये प्रॉफिट जो है वो ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट पर कमाया जा सकता है, और जो इकोनॉमी क्लास टिकट पर है तो 600 रुपीज प्रॉफिट कमाया जा सकता है उसमें, हर एक टिकट पर। द एयरलाइन रिजर्व एटलीस्ट 20 सीट्स, एयरलाइन ने कम से कम 20 सीट रिजर्व कर रखा है एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए। तो और एटलीस्ट 4 times एज मेनी एज पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाय इकोनॉमी क्लास टिकट देन एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, और लगभग एटलीस्ट 4 times, लगभग 4 गुने जो हैं पैसेंजर वो प्रीफर करते हैं इकोनॉमी क्लास टिकट को, मतलब जाने में, इकोनॉमी क्लास टिकट से जाने में जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसका लगभग मतलब एटलीस्ट 4 times पीपल प्रीफर करते हैं। तो आप पता करो, डिटरमाइन हाउ मेनी टिकट्स ऑफ ईच टाइप मस्ट बी सोल्ड इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट फॉर द एयरलाइंस, और व्हाट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट। क्वेश्चन समझ में आया? An aeroplane can carry a maximum 200 passengers. A profit of ₹1000 is made on each executive class ticket, and profit of ₹600 is made on each economy class ticket. The airlines reserves at least 20 seats for executive class. However, at least 4 times as many passengers prefer to travel by economy class than by executive class. So determine how many tickets of each type must be sold in order to maximize profit for the airlines. तो हम मान के चलते हैं कि जो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है उसको हम x मान लेते हैं और इकोनॉमिक क्लास टिकट को हम y मान लेते हैं। तो ये हम मान के चलते हैं कि एग्जीक्यूटिव क्लास एयर टिकट x लिया गया और जो इकोनॉमिक क्लास टिकट है वो y लिया गया, उसकी नंबर। तो आप लिखोगे लेट द एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट, लेट द एग्जीक्यूटिव एयरलाइन क्लास टिकट, एग्जीक्यूटिव एयरलाइन क्लास टिकट भी x मान लिया, एंड इकोनॉमी इकोनॉमी क्लास टिकट को हम y मान लेते हैं। तो लेट द एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट x मान लिया गया और इकोनॉमी क्लास टिकट को हम y मान लेते हैं कि इकोनॉमी क्लास टिकट कितना लिया गया, y लिया गया। अब कह रहे हैं कि जो इसकी सीटिंग कैपेसिटी है वो दे रखा है कि ये कम से मतलब मैक्सिमम 200 पैसेंजर जा सकते हैं, दोनों टाइप के टिकट मिला के 200 पैसेंजर से ज्यादा नहीं जा सकते। तो इसका मतलब x + y इज लेस आर इक्वल टू 200, x और y को जोड़ो तो 200 से ज्यादा नहीं जा सकते, तो लेस आर इक्वल टू 200 हो गया। अब यहाँ पर 20 टिकट जो है वो एग्जीक्यूटिव क्लास है, 20 टिकट्स फॉर एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट रिजर्व है एटलीस्ट। तो एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट को हमने क्या माना x, तो x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 20, ये भी दे रखा है कि कम से कम 20 टिकट जो है वो रिजर्व है। और दूसरा क्या है कि जो इकोनॉमी क्लास टिकट है शुड बी, वो 4 टाइम एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट का क्या, एटलीस्ट 4 times एज मेनी पैसेंजर प्रीफर टू ट्रेवल बाई इकोनॉमी क्लास टिकट देन बाई एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। तो जो इकोनॉमी क्लास टिकट है वो एटलीस्ट 4 times ऑफ एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट है। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट हो गया, इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट है ये, इक्वेशन ऑफ दी कांस्टेंट्स हो गया ये। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका क्या बनेगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो कॉस्ट फंक्शन है वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। तो z क्या होगा, कॉस्ट दे रखा है कि आप पता करो, कॉस्ट दिया है z इज इक्वल टू अ प्रॉफिट ऑफ ₹1000 इज मेड ऑन ईच एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट। तो 1000 x हो गया एग्जीक्यूटिव क्लास टिकट प्लस 600 रुपीज इज मेड ऑन इकोनॉमिक क्लास टिकट। तो यहाँ पर 600 y हो गया, ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन z हो गया। और आपको प्रॉफिट क्या करना है,
मैक्सिमाइज करना है, तो यहाँ आप लिख लोगे कि आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज हो गया। अब आप यहाँ पर लाइन का इक्वेशन खींचोगे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स की वैल्यू 0 रखो तो वाई की वैल्यू 200 हो गया, वाई की वैल्यू 0 रखो तो एक्स की वैल्यू 200 हो गया। तो लाइन आपकी 200 0 और 0 200 से पास हो गई पहली लाइन आपकी। दो लाइन, एक लाइन तो पास हो गई L1 लाइन, तो ये आपका 200, 0 हो गया और 0, 200। दूसरी लाइन क्या है, x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू क्या है 20 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो x की वैल्यू हम 0 रखेंगे। दूसरे वाले केस में देखो x इज इक्वल टू 20, दूसरी लाइन क्या है x इज इक्वल टू 20, तो ये लाइन हो जाएगी x इज इक्वल टू 20, ये आपकी लाइन हो गई x इज इक्वल टू वाई के पैरेलल्स, तो x इज इक्वल टू 20 लाइन ये हो गई, ये आपका पॉइंट 0, 200 है। तीसरी लाइन देखो x की वैल्यू 0 रखो तो y की वैल्यू 0 हो गई, तो तीसरी लाइन आपकी कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। तीसरी लाइन कहां से पास होगी, समझ में आ रहा है? हाँ। तीसरी लाइन कहां से पास होगी, ओरिजिन से पास होगी। थर्ड लाइन कहां से होगी पास, ओरिजिन से पास होगी, ये लाइन हो गई तीसरी लाइन। समझ में आया? हाँ। ये आपकी x इज इक्वल टू 20 हो गई, यहाँ 200 से थोड़ा कम होगी ना ये लाइन, x इज इक्वल टू 20 यहाँ पर आएगी लगभग, ये है, ये x इज इक्वल टू 20 वाली लाइन हो गई। और तीसरी लाइन आपकी पास होगी ओरिजिन से, कहाँ से पास होगी, ओरिजिन से, ये आपकी तीसरी लाइन हो गई, ओरिजिन से पास होगी। ठीक, अब आपको x इज इक्वल टू 20 है और ये लाइन क्या है, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 4x है, और ये आपकी लाइन पहली वाली लाइन है, x प्लस वाई इज लेस आर इक्वल टू 200 की लाइन है ये आपकी लाइन L1 लाइन हो गई, ये लाइन आपकी L2 लाइन हो गई और ये लाइन आपकी L3 हो गई। अब हमें क्या लेना है कि इस लाइन के अंदर की एरिया लेना है, इस लाइन से बाहर और इस लाइन से बाहर, हमें कौन सी एरिया लेना है, इस लाइन के अंदर की एरिया हो और इस लाइन से बाहर हो, इस लाइन से बाहर हो, तो ये एरिया आपकी आ जाएगी, ये वाली एरिया साइडेड रीजन हो जाएगा। दिखाई दे रहा है बेटा? यस सर। ये एरिया हो गई आपकी। ठीक, अब हम इनको सॉल्व करेंगे, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा 3 इंटरसेक्शन पॉइंट इसके कॉर्नर पॉइंट हो जाएंगे, 3 कॉर्नर पॉइंट हो गए। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, पहले हम x की वैल्यू यहाँ 20 रख देते हैं, x की वैल्यू 20 रखो तो यहाँ y की वैल्यू 180 आ जाएगा। x की वैल्यू जब हम 20 रखेंगे, x की वैल्यू 20 तो y की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू यहाँ 180 आ जाएगा। तो ये पॉइंट आपका पता चल गया 20, 180 है, ये वाला a पॉइंट पता हो गया। अब आ जाओ ये इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करो दोनों को, ये पॉइंट b पता करो। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम 20 रखेंगे तो y की वैल्यू 80 आ जाएगा, y की वैल्यू 80 आ जाएगा। जब x की वैल्यू हम 20 रखेंगे तो y की वैल्यू कितना आएगा, 80 आएगा। समझ में आया? तो ये पॉइंट आपका कितना हो जाएगा, 20 और 80, ये 20 और 80 हो गया। और ये कितना था, 20 180 था, तो ये पॉइंट आपका 20, 80 आ गया, दूसरा पॉइंट बी। और सी पॉइंट हम इन दोनों लाइन को सॉल्व करेंगे, ये और ये सॉल्व करेंगे। तो x की जगह हम 4, y की जगह 4x रखेंगे, y की जगह 4x, तो ये आ जाएगा 5x बराबर में 200, तो x बराबर हो जाएगा 200 अपान में 5, 5 4 जा, x की वैल्यू 40 आ गई। अब x की वैल्यू 40 है तो y की वैल्यू 40 इंटू 4 160 हो जाएगी। तो x की वैल्यू 40 और y की वैल्यू 160, ये आपका सी पॉइंट हो जाएगा। तो तीनों पॉइंट आपको सॉल्व कर लेना है, 3 इंटरसेक्शन पॉइंट निकल आएंगे, ए बी सी। कॉर्नर पॉइंट 3 हो गए। ए को हम कौन सी लाइन हमने x इज इक्वल टू 20 और इन दोनों लाइन को, ये आपका इक्वेशन, ये लाइन फर्स्ट है, इक्वेशन इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं।
तो हम फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व किया, सेकंड और थर्ड को सॉल्व किया, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व किया। फर्स्ट और सेकंड सॉल्व करो, सेकंड और थर्ड इक्वेशन सॉल्व करो, फर्स्ट और थर्ड सॉल्व करो। तो 3 इंटरसेक्शन पॉइंट इसके निकल आए कॉर्नर पॉइंट। एक ए पॉइंट आया, इसका कोऑर्डिनेट 20 180 है, इस पर हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक बी पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट 20 80 है, इस पर हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। एक पॉइंट सी है जिसका कोऑर्डिनेट 40 और 160 है, इस पर हम जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तीनों पर ए बी सी की वैल्यू हम निकालेंगे, तीनों पर जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पर हम x की वैल्यू 20 रखते हैं। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका कहाँ दिया है? ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था z इज इक्वल टू 1000x प्लस 600y। तो x की जगह हम 20 रखेंगे, y की जगह 180 रखेंगे, फिर z की वैल्यू हम निकाल लेंगे। यहाँ पर x की वैल्यू हम 20 रखेंगे, y की जगह हम 80 रखेंगे, इस पर हम z की वैल्यू निकाल लेंगे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन आपका 1000x प्लस 600y है। तो x और y की वैल्यू आप पुट करो और z की वैल्यू निकालो, फिर आप देखो मैक्सिमम कितना किस पर है, किस पॉइंट पर मैक्सिमम है। समझ में आया? हाँ। तो ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 था ये। अब क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ो, 5वां तो कर लोगे ना अब? हाँ सर। हाँ, जेड की वैल्यू रख के कैलकुलेट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 करो, 6 नंबर पढ़ो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। तो 2 टाइप की प्रॉब्लम्स मैंने, मैन्युफैक्चरिंग प्रॉब्लम्स और आपकी डाइट प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन बहुत सारे बता दिए। 3-4 जो हमारी क्लासेस इस पर हुई है लीनियर प्रोग्रामिंग पर, जो 3-4 लेक्चर हुए हैं उसमें आप देख सकते हो, सारे क्वेश्चन करा दिया मोस्टली। अब हम 6 क्वेश्चन करते हैं जो आपका अलग से है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स। पढ़ो बेटा। 2 अन्य भंडारों ए और बी भंडारण क्षमता क्रमशः 100 क्विंटल और 50 क्विंटल है। उन्हें 3 राशन की दुकानों में डी, ई और एफ पर अन्य उपलब्ध कराना पड़ता है, जिनकी आवश्यकताएं क्रमशः 60, 50 और 40 क्विंटल है। भंडारों से दुकानों को प्रति क्विंटल परिवहन व्यय निम्न सारणी के अनुसार है। देखो ए और बी, ये हो गया आपका डी, ई और एफ। ए आपका 6, ए 6 हो गया, 3 और 2 रुपीज 50 पैसे। ये हो गया 4, ये हो गया 2 और ये हो गया 3b। ये 2 फ्रॉम, इसको आप लिख सकते हो 2 और फ्रॉम, 2 फ्रॉम। देखो 2 go downs A and B have grain capacity 1000 कुंटल एंड 50 कुंटल। ए और बी 2 गोडाउन्स हैं जिनकी कैपेसिटी जो है ए की कैपेसिटी दे रखा है 100 कुंटल्स है और बी की कैपेसिटी दे रखा है, बी की कैपेसिटी है 50 कुंटल्स। ए की कैपेसिटी 100 कुंटल्स और बी की कैपेसिटी 50 कुंटल्स है, 2 गोडाउन्स है रेस्पेक्टिवली। दे सप्लाई टू 3 राशन डिपोट्स डी एंड ई। तो ए की कैपेसिटी 100 कुंटल दिया है और बी की कैपेसिटी जो बी है इसकी कैपेसिटी 50 कुंटल्स दिया है। 3 राशन दुकान है, 3 राशन डिपोट्स हैं, डी, ई एंड एफ, हुज रिक्वायरमेंट आर 60, 50 एंड 40। अब यहाँ पर 3 राशन है दुकान डी, ई और एफ। डी की कैपेसिटी दे रखा है 60 कुंटल है, ई की कैपेसिटी दे रखा है 50 कुंटल और एफ की कैपेसिटी है 40 कुंटल। 40 क्विंटल कुंटल्स रेस्पेक्टिवली। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर कुंटल फ्रॉम द गोडाउन्स टू द शॉप आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल्स। अब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की एक टेबल दी गई है कि डी से ए से डी तक खर्चा ले जाओगे तो 6 रुपए पड़ेगा,
यहाँ पर रुपीज में दे रखा है पर कुंटल के हिसाब से, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट पर कुंटल्स इन रुपीज में। और बी से डी ले जाओगे तो 4 रुपये है, ए से ई का खर्चा 3 रुपये है, और बी से ई का खर्चा 2 रुपये है, ए से एफ का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस है वो 2.5 रुपये है, और बी से एफ का 3 रुपये है। हाउ शुड द सप्लाईज बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑर्डर दैट द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज मिनिमम, मिनिमाइज करना है आपको, और व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स में। तो यहाँ पर जैसे आप समझ सकते हो कि 2 बड़ी बड़ी राशन की दुकान है जो सप्लाई करते हैं, होलसेलर हैं, और 3 छोटी राशन की दुकान है। तो जो इनकी दोनों जो बड़े होलसेलर हैं उनकी कैपेसिटी जो है वो 100 कुंटल और 50 कुंटल की है, और जो छोटे दुकान है 3 राशन की उनकी जो कैपेसिटी है 60 कुंटल, 50 कुंटल और 40 कुंटल है। जैसे आप पेट्रोल पंप समझ सकते हो कि एक बड़ा सा पेट्रोल पंप है, 2 बड़े से पेट्रोल पंप है, और 3 छोटे छोटे पेट्रोल पंप को ये पेट्रोल सप्लाई कर रहे हैं। तो जो ह्यूज वाले हैं उनकी कैपेसिटी सिंपल से ज़्यादा है, 100 कुंटल वाला 3 छोटे इसको मतलब देगा लीटर, कितना लीटर है, 3 इनको डिपोट को देगा लीटर, ये आपका पेट्रोल सप्लाई करेगा। और ये छोटा जो बी है ये भी इनको तीनों को सप्लाई करेगा, इनका कॉस्ट दे दिया गया है। तो आप पेट्रोल पंप के उससे भी समझ सकते हो, राशन दुकान से भी समझ सकते हो। ये इनका कॉस्ट दिया गया है कि ए से डी तक 6 रुपये और बी से डी तक 4 रुपये है। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि जो ए है वो डी को मान लो x कुंटल सप्लाई करता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो टेबल बना के कि ए, ये आपका ए हो गया जिसकी कैपेसिटी 100 कुंटल है, और ये 3 राशन डिपोट है डी, ई और एफ, इनकी सप्लाई की कैपेसिटी, इनकी जो कैपेसिटी है रखने की वो 60 कुंटल, 50 कुंटल, 50 कुंटल, और ये है एफ जो है वो 40 कुंटल, 40 कुंटल अनाज रख सकता है। और यहाँ पर बी है, बी की जो सप्लाई की मतलब सप्लाई की कैपेसिटी है वो 40 कुंटल अनाज की है। तो ए से मान लेते हैं डी ने x कुंटल अनाज ले लिया, ए से डी ने कितना ले लिया x कुंटल अनाज, और ए से ई ने ये y कुंटल अनाज ले लिया, ए से ई ने कितना ले लिया y कुंटल अनाज ले लिया। अब ए से एफ कितना लेगा, इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके पास 100 कुंटल ही था। मान लो 20 कुंटल इसको दे दिया, 40 कुंटल इसको दे दिया, तो 40 और 20 जुड़ गया, 60 कुंटल हो गया। बचा कितना 100 के पास 40 कुंटल अनाज बचा, तो 40 इसको दे देगा। समझ में आया? तो इसको ए से एफ कितना सप्लाई करेगा 100 माइनस में x प्लस वाई, इन दोनों को ऐड कर लेंगे ए से डी तक, ए से ई तक, और 100 में से माइनस कर देंगे। अब इसकी 60 कैपेसिटी थी, इसकी 50 थी, तो इसने क्या किया कि x ने 100 ने क्या नाम है ए से डी ने x कुंटल अनाज ले लिया, तो इससे कितना लेगा ये 60 माइनस x लेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 60 कुंटल ही है, तो 60 से ज्यादा तो रख नहीं पाएगा। मान लो इसने 30 कुंटल अनाज ले लिया, तो इससे भी 30 ही लेगा। समझ में आया? क्योंकि 60 कुंटल रख सकता है, तो x ले लिया तो अब कितना रखेगा 60 माइनस x, जितना मान लो इससे 45 कुंटल अनाज लिया तो इससे 15 कुंटल ही लेगा, क्योंकि 15 माइनस कर 60 में से 45 माइनस कर दोगे तो रिमेनिंग जो बचेगा वो इससे लेगा। अब इसने y ने कितना लिया, इससे y कुंटल लिया है a से ही, तो इससे b से कितना लेगा, ये b जो डिपोट है उससे कितना लेगा, ये 50 माइनस y, 50 माइनस y लेगा। समझ में आया? अब इसकी बताओ कैपेसिटी कितना है 40 कुंटल है, तो ये इससे कितना 100 माइनस x प्लस वाई ले चुका है, तो इससे कितना लेगा 40 में 40 माइनस 100 माइनस x प्लस वाई, या इन दोनों को ऐड करो और 50 में से माइनस कर दो, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये इससे कितना लेगा 40 माइनस में 100 माइनस x प्लस वाई लेगा, या आप कह सकते हो कि 40 माइनस में 100 और माइनस माइनस प्लस में x प्लस वाई, या x प्लस वाई माइनस में 60 इससे लेगा f वाला। ये समझ में आया? तो a और b 2 बड़ी राशन की दुकान थी,
ए की कैपेसिटी 100 कुंटल की थी, बी की कैपेसिटी 50 कुंटल अनाज रखने की थी। 3 छोटी छोटी राशन की दुकान है डी और एफ। डी की कैपेसिटी 40 कुंटल अनाज 60 कुंटल अनाज रखने की है। ई की कैपेसिटी 50 कुंटल अनाज रखने की है और एफ की 40 कुंटल अनाज रखने की है। तो मान लेते हैं ए से डी ने x कुंटल अनाज ले लिया, ए से ई ने y कुंटल अनाज ले लिया, तो ए से एफ कितना लेगा? इन दोनों को हम ऐड करेंगे और 100 में से माइनस कर देंगे, या ए जो है वो एफ को कितना सप्लाई करेगा, जितना इसको दे दिया है वो माइनस कर देगा। जैसे मान लो 30 कुंटल और 40 कुंटल 70 कुंटल अनाज निकल गया, तो इसके पास 100 ही था, तो रिमेनिंग इसको देगा, 30 कुंटल ही अनाज देगा। तो 100 इन दोनों को हम ऐड करेंगे एक्स और वाई को, 100 में से माइनस कर देंगे। अब इसकी कैपेसिटी 60 कुंटल अनाज रखने की थी, ऑलरेडी इसने ए से x कुंटल ले लिया, तो बी से कितना लेगा? ये जो 60 माइनस एक्स लेगा, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 60 कुंटल ही है रखने की। तो जो यहाँ मान लो इससे इसने ले लिया 15 कुंटल ले लिया, तो इससे 45 लेगा। समझ में आया? ऐसे इससे y ले लिया, ए से ई ने y कुंटल अनाज ले लिया, तो इससे कितना लेगा? 50 माइनस वाई, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी उसमें से ऊपर वाला माइनस कर दोगे। यहाँ पर इसकी कैपेसिटी इन दोनों को ऐड करोगे और 50 में से माइनस कर दोगे। ऐसे भी कर सकते हो कि एक रिमेनिंग ही तो इसको देगा, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 50 माइनस में 60 माइनस एक्स और प्लस में 50 माइनस वाई, तो आ गया 50 माइनस में 60 5 110 और माइनस एक्स माइनस वाई हो गया। ब्रैकेट ओपन करोगे तो माइनस में ये आ गया 60, 50 में से 110 माइनस करोगे तो माइनस 60 हो गया, प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। तो यही आपका एक्स प्लस वाई माइनस 60 आया है। या इन दोनों को ऐड कर लोगे, ये 40 में से माइनस कर दोगे, तो ये चाहे आप 60 माइनस एक्स प्लस 50 माइनस वाई को ऐड करो, 50 में से माइनस करो, या 40 में से 100 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस कर दो। तो दोनों तरीके से कर सकते हो। आंसर आपका एक्स प्लस वाई माइनस 60 ही आएगा। अब हम इसके बाद में इतना करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम सबको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख देंगे। सबको क्या करेंगे? ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट क्या आएगा आपका? इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट क्या आएगा? सबको ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रखो, तो x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। तीसरा 100 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये आपका तीसरा इक्वेशन हो गया। चौथा आपका 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और पांचवा आपका आ गया 50 माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और छठा आपका आ गया एक्स प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो 6 इक्वेशन आपके बन गए। ये आपका इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट। समझ में आ रहा है? यस सर। सबको क्या करना है? ग्रेटर आर इक्वल टू 0, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 100 माइनस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 60 माइनस एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 50 माइनस वाई इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0, और एक्स 40 माइनस और 100 माइनस एक्स प्लस वाई, या एक्स प्लस वाई माइनस 60 इज ग्रेटर आर इक्वल टू 0। तो ये आपका इक्वेशन ऑफ द कांस्टेंट आ गया। अब आप ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखो, जेड क्या आएगा? तो जेड इज इक्वल टू जो कॉस्ट है मल्टीप्लाई कर दो सबके। तो ए से डी का कॉस्ट कितना दिया है? 6 रुपए, तो एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करो, एक्स इंटू 6 हो गया, प्लस यहाँ देखो ए से ई का कॉस्ट कितना है? ए से ई का कॉस्ट 3 रुपए है, तो ए से ई का आपने क्या लिखा है? वाई कुंटल अनाज दे रहा है, तो वाई को 3 से मल्टीप्लाई करो, वाई इंटू 3, प्लस में ए से एफ, तो ए से एफ का कॉस्ट 2.5 रुपए है, इसका मतलब 100 माइनस एक्स प्लस वाई को 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करो। 100 माइनस एक्स माइनस वाई को आप किससे मल्टीप्लाई करो? 2.5 रुपए से, 2 रुपीज 50 पैसे से। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 रुपीज 50 पैसे, 2 रुपए 50 पैसे से। ये तो आपका ए का हो गया। फिर अब आ जाओ बी से डी का कॉस्ट। तो बी से डी का 60 माइनस एक्स इक्वेशन, तो प्लस में बी से ये हो गया 60 माइनस एक्स, और इसके कॉस्ट से मल्टीप्लाई करो, तो बी से डी का 4 रुपए है, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करो, प्लस में यहाँ बी से ई देखो, तो बी से ई 50 माइनस वाई है इक्वेशन आपका। तो 50 माइनस वाई को बी से ई का कॉस्ट देख लो कितना है? बी से
ई का कॉस्ट 2 रुपए है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो। प्लस में यहाँ पर तीसरा इक्वेशन देखो, बी से एफ तक x प्लस वाई माइनस 60 है, तो हम बी से ई एफ का कॉस्ट देखते हैं तो 3 रुपए है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करो। अब आप सॉल्व कर लो, फिर ये देखो कि आपका मिनिमाइज करना है, मिनिमम कॉस्ट आपको होना देखना है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन सॉल्व करेंगे। तो z इज इक्वल टू एक्स को 6 से मल्टीप्लाई करो 6x, प्लस में y को 3 से मल्टीप्लाई करो 3y, और 2.5 रुपए से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आ जाएगा। ये 250 माइनस में 2.50x माइनस में 2.50y हो गया। फिर 4 से 60 को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौको 24 240 माइनस 4x हो गया, प्लस में 2 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे 100 माइनस 2y हो गया। अब x इकट्ठा कर लो, y इकट्ठा कर लो, x इकट्ठा करो और y इकट्ठा कर लो। समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो यहाँ पर x इकट्ठा करो, y इकट्ठा करो, तो ये आपको सॉल्व करोगे तो 6x और ये 4x निकल गया, 4 2 6 तो 6.5 हो गया। अब 6x में से 6.5x निकल जाएगा तो ये आ जाएगा माइनस 0.50x। फिर 3y और 3y और यहाँ पर माइनस 2y है, तो 1y बचेगा। 1y में से आपका कितना y माइनस होगा, 2.5y माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1.5y होगा, माइनस 1.5y बचेगा। नंबर देखो तो 250 और प्लस में 240 तो 490 हो गया, 490 और 100 ये हो गया 590 प्लस में 590। ठीक, ये आपका इक्वेशन हो गया। सॉल्व करने पर 4 2 6 तो 600 3 2 300 340 और 250 तो 3 2 5 590 हो जाएगा टोटल। तो ये आपका इक्वेशन हो गया माइनस 0.50x माइनस में 1.50y और प्लस में 590। इनको हमें क्या करना है, मिनिमाइज करना है। ये आपको मिनिमाइज करना है, मिनिमम कॉस्ट होनी चाहिए। अब सबको x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 0। अब लाइन का इक्वेशन बनाओ, एक बार x 0 रखो, एक बार y 0 रखो और कैलकुलेशन करो। आप समझ में आया? हाँ। तो ये आपको खुद सॉल्व करना है। एक और पेट्रोल का है इसी टाइप से। ठीक, तो आप सॉल्व करना, जब नहीं आएगा तब इसको हम कराएंगे, बाकी आप सॉल्व करना है आपको।